सिद्ध रूप से भेदभाव का मामला था, अस्पृश्यता का मामला था। और जो आरएसएस जिस समरसता की बात करता है, जो वो कहता है कि हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, कि सारे ही हिंदू जो हैं वो सहोदर हैं, भाई भाई हैं, और कोई भी हिंदू नीचे नहीं है, सब बराबर है। ये सब बातें केवल लिप सर्विस थी। और ये सब कहते हुए वो केवल हम जैसे लोगों की एक फौज इकट्ठी करते हैं, जो उनके भीड़ बढ़ाने के लिए उनके हरावल दस्तों के रूप में काम करते हैं। वही काम था उनका कि हम जैसे तमाम लोगों को उन्होंने अयोध्या भेजा। और जब हम अयोध्या की ट्रेन में सवार हुए, वो मैंने किताब में लंबा उसका जिक्र भी किया, तो वो लोग नहीं चले जिन्होंने हमको मोटिवेट किया था। दलित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, उनमें कुछ लोगों को उस समय प्रचारक छोटे स्तर पे लाना, विस्तारक वगैरह, ये सब काम देवरस के वक्त में हुए। और उसी की परिणति थी कि राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ 1889 में, तो उसमें कामेश्वर चौपाल एक व्यक्ति थे जिनके हाथ से ईंट रखवाई गई। और अब जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है, उसमें वही कामेश्वर जी जो है अब एकमात्र दलित ट्रस्टी भी है। तो और कई और चीजें बनी, सेवा भारती बनी, कुछ और चीजें बनी, जिनके जरिए इन्होंने दलितों के बीच में काम शुरू किया। तो क्रांतिकारी हमारे नजरिए से तो नहीं कहेंगे देवरस को, लेकिन आरएसएस में जो ये इंक्लूजन हुआ, ये जो समावेश किया उसने, या आरएसएस का जो विस्तार हुआ, क्योंकि उनका अपर कास्ट में जितना विस्तार होना चाहिए वो तो हो चुका था तब तक, लेकिन दलित पिछड़ों में, आदिवासियों में आरएसएस को ले जाने का जो काम किया वो देवरस के जमाने में हुआ। तो ये इसका श्रेय तो आप देवरस को दे सकते हैं। और समाज में कह रहे हैं कि छुआछूत, अस्पृश्यता पाप है, और आप ये कह रहे हैं कि उसका अंत करने के लिए आरएसएस पूरी तरीके से लगा हुआ है। उसी आरएसएस के भीतर अगर छुआछूत हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या किया? तो इसका मतलब आपका जबानी जमा खर्च था कि आप बार बार अच्छी बातें कर रहे थे। और यही बात आज तक है कि उनके सरसंघ चालक जो बात कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें, सरसंघ चालक तो कह अब वाले सरसंघ चालक कह रहे हैं कि छुआछूत, भेदभाव, विषमता जब तक, तो हो क्या रहा है कि सरसंघ चालक लेवल के लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और सैद्धांतिकी में वो पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं। तो विचार में करेक्ट रहो और व्यवहार में करप्ट रहो, ये उनका पूरा एक थियरी है। तो उनका काडर जो है वो वही करता है, छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, मारपीट करता है, सब चीजें करता है। और वो ऊपर बैठ करके ऐसी बातें करते हैं कि आपको कई बार तो भ्रम होता है कि अरे इतने महानतम लोग हैं भाई, इनको तो नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए शांति का, इतने अच्छे। अभी इनका जो आया भविष्य के भारत को लेकर के 2-3 साल पहले जो किताब छापी इन्होंने, उसमें भागवत जी का आप LGBTQ प्लस कम्युनिटी के बारे में जो विचार है, आरक्षण पे जो विचार है, धर्मांतरित जो माइनॉरिटी है उस पर विचार है, आपको लगेगा कि क्रांतिकारी विचार। तो आपने जब अभी कहा ना कि देवरस क्रांतिकारी थे, तो आपको लगेगा कि ये तो महाक्रांतिकारी है। तो हो क्या रहा है कि सरसंघ चालक लेवल के लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और सैद्धांतिकी में वो पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं। तो विचार में करेक्ट रहो और व्यवहार में करप्ट रहो, ये उनका पूरा एक थियरी है। तो उनका काडर जो है वो वही करता है, छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, मारपीट करता है, सब चीजें करता है। और वो ऊपर बैठ करके ऐसी बातें करते हैं कि आपको कई बार तो भ्रम होता है कि अरे इतने महानतम लोग हैं भाई, इनको तो नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए शांति का, इतने अच्छे। अभी इनका जो आया भविष्य के भारत को लेकर के 2-3 साल पहले जो किताब छापी इन्होंने, उसमें भागवत जी का आप LGBTQ प्लस कम्युनिटी के बारे में जो विचार है, आरक्षण पे जो विचार है, धर्मांतरित जो माइनॉरिटी है उस पर विचार है, आपको लगेगा कि क्रांतिकारी विचार।
तो आपने जब भी कहा ना कि देवरस क्रांतिकारी थे, तो आपको लगेगा कि ये तो महाक्रांतिकारी हैं। हमारे मूवमेंट के पास इसका कोई रास्ता नहीं। हम उनको काडर में भाषण सुनाए जा रहे हैं। हमारे भाषण, कुछ भाषण 100 साल पुराने, कुछ भाषण 50 साल पुराने, कुछ 40 साल पुराने। हमारी शब्दावली भी नहीं बदली, हमारे तौर तरीके नहीं बदले। लेकिन इतना बड़ा समाज है, उसमें कितनी सारी चीजों की जरूरत है। आपको आमूल चूल बदलना है ना, आपको विवाह के नए गीत चाहिए, आपको जन्मदिन के नई चीजें चाहिए, आपको हर कुछ चीजें बदलनी है। तो मेरा ये मानना है कि हम छोड़ें कि वहां क्यों जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं, या उसके बजाय हम अल्टरनेट खड़ा करें सारे मोर्चों पर। वो चाहे सांस्कृतिक मोर्चे हो, आर्थिक मोर्चे हो, शैक्षणिक मोर्चे हो, राजनीतिक मोर्चे हो। जब तक हम विकल्प नहीं बनाएंगे तब तक लोग विभिन्न जगह पर भटकेंगे। जैसे कि बोला जाता है कि जो देवरस थे वो काफी क्रांतिकारी थे, काफी समाज सुधारक टाइप के सरसंघचालक थे। तो उस पे आपकी क्या राय है, कि आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि देखिए, आरएसएस का अगर आप पूरा देखेंगे तो 1925 में उसका उदय हुआ, और ये वो वक्त है जब बाबा साहब अम्बेडकर भी उसी महाराष्ट्र में आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं। समता सैनिक दल जो है उन्होंने बनाने, और महार सत्याग्रह, उसके बाद कालाराम मंदिर प्रवेश, ये वाला कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट वाला सारा जो टाइम, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, चुनाव लड़ना, आरपीआई मतलब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाना, विधि मंत्री बनना, ये सारा प्रक्रिया, और हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा देना, ये सब चीजें बाबा साहब की उसी दरमियान चलती है, और उसी दरमियान आरएसएस भी ग्रो करता है। आप कहीं पे भी आरएसएस को नहीं देखते हैं जहां बाबा साहब के किसी आंदोलन में वो आके खड़ा हुआ। अभी तो क्लेम करते रहते हैं कि बाबा साहब शाखा में आए, उन्होंने इनको क्लीन चिट दी। ठेंगड़ी जी ने ये दावा किया कि मैं उनका अभी सब बाबा साहब को अपनाने में, हाँ, मैं उनका ये था। मतलब ये एक तरीका का अप्रोप्रिएशन है या हड़पने की जो बात है। लेकिन बाबा साहब ने कभी इन लोगों को तवज्जो नहीं दी। और आरएसएस की कोई प्रेयर भी होती है जिसमें बाबा साहब का नाम याद करते हैं? आरएसएस की प्रेयर तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है, उसमें नहीं है नाम, लेकिन एक प्रातः स्मरण होता है। आरएसएस के जब 7 दिन के, 10 दिन के, 20 दिन के और 30 दिन के जो कैंप लगते हैं, जिनको ओटीसी, आईटीसी, ओटीसी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष कहा जाता है, उनमें जब, या फिर आरएसएस जो एकत्रीकरण करता है 2 दिन के, या तो जो सुबह सुबह लोग उठते हैं, तो उठते ही जागरण गीत के बाद में प्रातः स्मरण करके एक संस्कृत का एक लंबा सा श्लोक बोला जाता है। उसमें सैकड़ों लोगों के नाम है। उसमें उन बेचारे गांधी जी का भी नाम है जिनकी हत्या इन्हीं की विचारधारा वाले लोगों ने कर दी। उसमें कई ऐसे लोग होंगे जिनकी चरित्र हत्या उन्होंने की होगी। बाबा साहब के विचार की हत्या करने वाले लोग अब बाबा साहब का भी नाम लेते हैं उसमें। तो वो केवल नामों का एक माला है कि प्रातः प्रातः हम इनका स्मरण करते हैं। लेकिन और अब तो खैर बाबा साहब, आप उनके ऑफिसेज में बाबा साहब का तस्वीर देखते हैं। शाखा की रैली निकलती है, उसमें बाबा साहब जो रूट मार्च निकलता है उसमें बाबा साहब सर्वाधिक आगे गाड़ियों पर सजे हुए आपको दिखते हैं। 2 डॉक्टर, हाँ, समाज के 2 डॉक्टर, डॉक्टर हेडगेवार एंड डॉक्टर अम्बेडकर। तो खैर मैं ये कह रहा था कि हेडगेवार हो चाहे गोलवलकर हो या और लोग हो, उसमें गोलवलकर के बाद में देवरस आते हैं। गोलवलकर के जमाने में फुली एंटी अम्बेडकर एक्ट है आरएसएस का, जिसमें हिंदू कोड बिल के खिलाफ यहाँ करपात्री को आगे करके जो रामलीला मैदान पे बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें बाबा साहब और नेहरू के पुतले जलाए गए, गालियां दी गई, उसके पीछे आरएसएस था।
गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में बाबा साहब के खिलाफ काफी अभद्र तरीके से टिप्पणी करी। भीमा कोरेगांव में उनका जो उत्सव मनाते थे उसको लेकर के कि एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर है, हाँ, मतलब दलितों के, जो वहां पे जाके ये करते हैं और स्वार्थ में कितना अंधा हो चुका है ये आदमी, मतलब इस भाषा में उनका वो था। हालांकि बहुत सारी चीजें निकाल दी गई, लेकिन अभी भी जो विचार नवनीत के नाम पे उनका हिंदी का जो ज्ञान गंगा प्रकाशन का जो सेट है उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं। मैंने इस पर भी एक सीरीज लिखी थी सोशल मीडिया पे, गुरुजी का ज्ञान, तो उन्होंने किन किन के बारे में क्या लिखा करके, तो वहां तक आते आते तो आप देखते हैं कि पूरी तरीके से आरएसएस एंटी अंबेडकर होता है। लेकिन देवरस ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इंक्लूसिव माहौल बनाया। उनको समझ में आया कि अगर दलितों को, आदिवासियों को साथ नहीं लिया गया, इवन देवरस की अप्रोच थी कि मुस्लिम्स को भी शाखा में लाओ, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनके जमाने में आरएसएस ने पांव पसारे दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, और उनकी जो वसंत व्याख्यानमाला जिसका मैंने जिक्र किया, राष्ट्रीय समरसता मंच का बनना, निरंतर इस तरह के विषयों को लेना, दलित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, उनमें कुछ लोगों को उस समय प्रचारक छोटे स्तर पे लाना, विस्तारक वगैरह, ये सब काम देवरस के वक्त में हुए। और उसी की परिणति थी कि राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ 1889 में, तो उसमें कामेश्वर चौपाल एक व्यक्ति थे जिनके हाथ से ईंट रखवाई गई, और अब जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है उसमें वही कामेश्वर जी जो है अब एकमात्र दलित ट्रस्टी भी है। तो और कई और चीजें बनी, सेवा भारती बनी, कुछ और चीजें बनी, जिनके जरिए इन्होंने दलितों के बीच में काम शुरू किया। तो क्रांतिकारी हमारे नजरिए से तो नहीं कहेंगे देवरस को, लेकिन आरएसएस में जो ये इंक्लूजन हुआ, ये जो समावेश किया उसने, या आरएसएस का जो विस्तार हुआ, क्योंकि उनका अप्रकाश में जितना विस्तार होना चाहिए वो तो हो चुका था तब तक, लेकिन दलित पिछड़ों में, आदिवासियों में आरएसएस को ले जाने का जो काम किया वो देवरस के जमाने में हुआ। तो ये इसका श्रेय तो आप देवरस को दे सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर क्या कार्रवाई की गई जब आपने लेटर लिखे? तो कुछ नहीं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जवाब नहीं आया कभी भी। और इतने भी इंक्लूसिव नहीं थे। हाँ, आप अगर जिन बातों को आप कह रहे हैं और समाज में कह रहे हैं कि छुआछूत, अस्पृश्यता पाप है, और आप ये कह रहे हैं कि उसका अंत करने के लिए आरएसएस पूरी तरीके से लगा हुआ है, उसी आरएसएस के भीतर अगर छुआछूत हो रही है तो उसके लिए आपने क्या किया? तो इसका मतलब आपका जबानी जमा खर्च था कि आप बार बार अच्छी बातें कर रहे थे। और यही बात आज तक है कि उनके सरसंघ चालक जो बात कहते हैं अच्छी अच्छी बातें, सरसंघ चालक तो क्या, अब वाले सरसंघ चालक कह रहे हैं कि छुआछूत, भेदभाव, विषमता जब तक, आरक्षण तब तक। वो तो ये भी बोले कि पंडितों ने बनाया ये सब। हाँ, तो वो उसी भाषा में बोल रहे हैं जिस भाषा में सामाजिक परिवर्तन के और सामाजिक न्याय के आंदोलन बोल रहे हैं, लेकिन उनका काडर नीचे क्या ले रहा है या वो क्या कर रहा है? क्या उन्होंने अपने संघ सुप्रीमो की बात को मानते हुए खत्म कर दिया इन सारी चीजों को? तो हो क्या रहा है कि सरसंघ चालक लेवल के लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और सैद्धांतिकी में वो पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं। तो विचार में करेक्ट रहो और व्यवहार में करप्ट रहो, ये उनका पूरा एक थियरी है। तो उनका काडर जो है वो वही करता है, छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, मारपीट करता है, सब चीजें करता है। और वो ऊपर बैठ करके ऐसी बातें करते हैं कि आपको कई बार तो भ्रम होता है कि अरे इतने महानतम लोग हैं भाई, इनको तो नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए शांति का, इतने अच्छे। अभी इनका जो आया भविष्य के भारत को लेकर के 2-3 साल पहले जो किताब छापी इन्होंने, उसमें भागवत जी का आप LGBTQ
प्लस कम्युनिटी के बारे में जो विचार है, आरक्षण पे जो विचार है, धर्मांतरित जो माइनॉरिटी है उस पर विचार है, आपको लगेगा कि क्रांतिकारी विचार। तो आपने जब भी कहा ना कि देवरस क्रांतिकारी थे, तो आपको लगेगा कि ये तो महाक्रांतिकारी है। लेकिन नीचे क्या कर रहे हैं भाई? नीचे तो आप दलितों पर होने वाले हमलों पे या तो आप हमलावर हैं या फिर आप एक्यूज के पक्ष में सर्व समाज की रैलियां निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका विचार है वो आपका व्यवहार नहीं है। तो जो प्रैक्टिस में भी लाइए ना, केवल आप बोलते रहेंगे या आपकी अच्छी अच्छी किताबें आएगी, उससे क्या होगा हमारे लिए? तो वही सवाल है, जो सवाल मेरा 1991 में था वही सवाल 2023 में भी है। हम निरंतर इतने सालों में ये सवाल बार बार पूछते रहे कि भाई आज भी क्यों मंदिर प्रवेश के लिए लोगों को कुछ करना पड़ रहा है, या आज भी घोड़ी पे चढ़ने के लिए क्यों कुछ करना पड़ रहा है। आरएसएस को 100 साल पूरे होने में आए, आपने प्रचंड बहुमत से दूसरी बार सरकार बना ली, आज तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप एक झटके में मिटा सकते हैं ना। आपने कोरोना को मिटा दिया, आपने पोलियो मिटा दिया, मलेरिया मिटा दिया, आप बहुत कुछ मिटा सकते हैं। ये क्यों नहीं मिट रहा आपका? आप दुनिया भर की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नासा ने ऊपर पहुंचा दिया मंगलयान, लेकिन आज भी अगर लोग सीवरेज में उतर के गटर में मर रहे हैं, तो ये इच्छा शक्ति कब आएगी? तो सवाल वही है, उस पर काम नहीं हो रहा है। भ्रमित करने वाले काम खूब सारे हो रहे हैं और हमारे लोग भ्रमित होते हैं, क्योंकि बाबा साहब की बड़ी मूर्ति लगती है, हमको लगता है अरे इतनी बड़ी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगा दी, संसद में ये हो गया, चैत्य भूमि में स्मारक बना दिया, यहाँ ये हो गया, लंदन में ये हो गया। तो हो क्या रहा है कि मूर्ति वाले अंबेडकर स्थापित किए जा रहे हैं। उनको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां लगाओ, जब ज्यादा मूर्तियां लगाएगी तो इस समाज में भक्ति भाव आएगा। फिर एक दिन इन्हीं मूर्तियों पर मंदिर बना देंगे और पंडित जी वहां घंटा बजाएंगे और हमारे ये भक्त जो हैं वहां जाकर के, और फिर हमारे लोगों में क्या जा रहा है कि या तो वो बाबा साहब की फोटो लगी हुई कावड़ लेके निकल रहे हैं या फिर दुग्धाभिषेक कर रहे हैं मूर्ति का। तो अगर आप गंगा जल से उसको पवित्र कर रहे हैं, दुग्ध से अभिषेक कर रहे हैं और कावड़ लेके निकल रहे हैं और मूर्तियां लगाने से आप खुश हो रहे हैं, तो ये अंबेडकर उनके लिए कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता है। क्योंकि जो मूर्ति वाला जड़ अंबेडकर है वो खतरनाक नहीं है, खतरनाक वो किताबों वाला जो अंबेडकर है, विचार वाला, वो दिक्कत पैदा करता है। तो अभी भी बाबा साहब की जो सर्वाधिक किताब जो आज वो फैलाते हैं वो तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान है। मुझे सुनने में हिंदी वाला पब्लिकेशन भी नहीं अभी कर रहे हैं। हाँ, बीच में तो नहीं हो रहा था, मुझे अभी का ठीक से नहीं मालूम, लेकिन बीच में हिंदी पब्लिकेशन लगभग बंद था। अवेलेबल भी नहीं है किताब। उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो बाबा साहब की किताबें या बाबा साहब का विचार लोगों तक पहुंचे, इसमें वो बाधा करेंगे। बाकी आप बाबा साहब के नाम पर चाहे तो गांव-गांव में मंदिर बनवा सकते हैं, ऐसी कोई डिमांड लेके पहुंच जाएगा तो मुझे लगता है कि उसको भी ये सरकार स्वीकार कर लेगी। अभी आरएसएस को देख के आपको क्या लगता है कि कितना विस्तार करेगा और क्या क्या कर सकता है? मुझे लगता है वो अपने सैचुरेशन पे पहुंच चुका है। इससे ज्यादा जो विस्तार है, अब उसकी विशालता ही उसके विनाश का कारण बनेगी। क्योंकि आपने बहुत लोगों को ले तो लिया, लेकिन अब डाइवर्सिटी के सवाल उठेंगे, अब भागीदारी के सवाल उठेंगे। जो लोग आ गए हैं अंदर, वो अब चाहेंगे कि वो मुख्य जगहों पे बैठे, डिसीजन मेकिंग में रहे, सत्ता में जाए, और वो आप अगर नहीं कर पाएंगे तो अब आपके ही भीतर से लोग निकलेंगे। और मुझे लगता है कि देखिए, हम बाकी के जो लोग हैं, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम इनको हरा सकें। हमारे लोग जो इनके भीतर हैं वही इनको हराएंगे। और क्योंकि रियलाइजेशन तो होना ही है, आप कितने दिनों तक आंखें बांध करके उनको लॉलीपॉप दे करके या दिखाएंगे कि आपके भी अच्छे दिन आएंगे। कई लोग निकल रहे हैं। आपने अगर सुना है तो एक गुजरात में मूलचंद राणा ने एक किताब लिखी, व्याह मोह, और वो हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में है किताब।
मैं वो किताब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि 49 ईयर्स तक आरएसएस में रहने के बाद राष्ट्रीय समरसता मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर की हैसियत वाला बंदा अंत में एक दिन आरएसएस से बाहर निकला और उसने ये कहा कि मेरा मोह भंग हो गया इनसे, और ये लोग दलितों के प्रति ईमानदार लोग नहीं हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी हैदराबाद में, तो मैंने कहा कि आप जितने साल वहाँ रहे मेरी कुल उम्र उतनी है, मैं 49 का हूँ और आप 49 वहाँ रह कर के बाहर आए हैं। मुझे तो 5 ही साल में ये मौका मिल गया। हो सकता है कि खाना फेंकने की घटना नहीं होती तो मैं 10-5 साल और अपनी जिंदगी के बर्बाद करता, जरूर निकल के बाहर आता, लेकिन ये जो एक झटके में निकल पाया वो नहीं हो पाता। और शायद बाद में निकलते निकलते इतनी देर होती और कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिश्ते बचे रहते और वो निकलना और नहीं निकलना बराबर होता, और मैं शायद स्लीपर सेल की तरह काम करता, तो अच्छा हुआ कि मैं निकल गया। लेकिन आप विचारक थे, वो प्रचारक कुछ ऐसा चाहते थे? हाँ, मैं तो प्रचारक बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमको यहाँ से मजबूत लोग, ऊपर से मजबूत लोग नहीं चाहिए, हमको यहाँ से नीचे मजबूत लोग चाहिए। वो रंगरूट चाहिए थे उनको। तो उनका ये था कि जो नागपुर से कहा जाए वैसा का वैसा नीचे जाना चाहिए, उसमें अपना विचार नहीं मिलाना। तो हमें विचारक नहीं चाहिए, मतलब प्रचारक चाहिए। तो मैं कुछ और साल रहता, लेकिन मैं अगर विचारक बनता तो फिर मैं जरूर लंबे समय नहीं रहता। तो आप पाएंगे कि इस देश में कई लोग चुनौती दे रहे हैं। सुधीर मिन्नी करके एक बंदा 18 साल आरएसएस का प्रचारक रहा केरला से, और उन्होंने अपना एक किताब लिखा जो मलयालम में है। उन्होंने 18 साल प्रचारक रहने के बाद में अपने अनुभवों को लिखते हुए, और अब वो कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर। मूलचंद राणा 49 ईयर्स तक रह करके बाहर आते हैं, हम जैसे लोग भी बाहर आकर के अपनी करते हैं। तो ऐसे आपको पूरे देश में हजारों लोग मिलेंगे जो शाखा में गए, आरएसएस में किसी जगह पे रहे, वहां जाति के अनुभव किए और बाहर आए। लेकिन उन सारे अनुभवों को शायद उन्होंने इस ढंग से बाहर लिखा नहीं व्यवस्थित तरीके से। जो लिखे हैं, जो मैंने आपको 2-3 उदाहरण बताए, वो भी इसलिए बाहर आ पाई कि वो उन्होंने अपने अनुभव को लिखा। या भी महाराष्ट्र में हाल ही में 5-4 महीने पहले ही एक साथी ने अपनी पूरी बात को इंटरव्यूज वगैरह में कहा, तो वो भी बाहर आई है चीजें। लेकिन अब ऐसी कहानियां आपको और ज्यादा सुनने को मिलेगी, क्योंकि जो दलित चेतना का उभार है, वो उभार अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि चाहे हमारा व्यक्ति आरएसएस में भी है, लेकिन उसके कान में जय भीम का मंत्र पहुंच चुका है। वो 6 दिसंबर 14 अप्रैल को वहां जाता है, वो आरएसएस की तरह बुद्ध को गाली नहीं दे सकता है। तो अंत में जो ये कान में पहुंची हुई बात है, मैं कई बार आरएसएस के कई लोगों को बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से कहता हूं कि आपका 30 साल पढ़ाया हुआ आदमी गलती से किसी दिन एक दिन हमारे साथ मत भेज देना, नहीं तो हम संक्रामक लोग हैं, हम कुछ ही नहीं कहेंगे पूरे दिन भर, केवल साथ ही घूमेंगे, लेकिन शाम होते होते वो सवाल खड़ा करना शुरू कर देगा और हफ्ते 10 दिन में वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो वहां है उसने ये पीड़ा वहां रहते हुए सहन की होगी। ये दोगलापन जो है आरएसएस का, वैचारिकी और उनकी व्यवहारिक में, वो सब सहन करते हैं। लेकिन ये हिम्मत आएगी कई लोगों में, और जैसे जैसे हिम्मत आएगी ऐसी कहानियां आपको सुनने को। तो आरएसएस में जो बच्चे वगैरह जा रहे हैं, तो बच्चों का माइंड वॉश हो रहा है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं? क्या मैसेज जो है? मुझे लगता है कि देखिए, रोकना सही शब्द नहीं है। आप रोकेंगे टोकेंगे, कोई रुकेगा नहीं। अल्टरनेट क्या है? आप विकल्प नहीं देंगे लोगों को, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति मूलतः एक सांस्कृतिक चेतना युक्त व्यक्ति है। जहां उसे ये मौका मिलेगा वहां वो जाएगा, बच्चे भी जाएंगे। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अनुशासित बन जाए, अच्छी चीजें हो जाए, वो थोड़ा व्यायाम भी कर ले, उसमें एक सामाजिकता है। हमारे मूवमेंट के पास इसका कोई रास्ता नहीं।
हम उनको काडर में भाषण सुनाए जा रहे हैं। हमारे भाषण, कुछ भाषण 100 साल पुराने, कुछ भाषण 50 साल पुराने, कुछ 40 साल पुराने। हमारी शब्दावली भी नहीं बदली, हमारे तौर तरीके नहीं बदले। हमारे मूवमेंट में आप अगर आंध्र, तेलंगाना और इसको छोड़ दीजिए महाराष्ट्र को, तो सांस्कृतिक रूप से हम कितना कर पाए? आप गिनती के नाम लेंगे कि भाई गिन्नी माई पंजाब में कुछ गा रही हैं, या हमारे कुछ और साथी दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में गा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा समाज है, उसमें कितनी सारी चीजों की जरूरत है। आपको आमूल चूल बदलना है ना। आपको विवाह के नए गीत चाहिए, आपको जन्मदिन के नई चीजें चाहिए, आपको हर कुछ चीजें बदलनी है। तो मेरा ये मानना है कि हम छोड़ें कि वहां क्यों जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं, या उसके बजाय हम अल्टरनेट खड़ा करें सारे मोर्चों पर। वो चाहे सांस्कृतिक मोर्चे हो, आर्थिक मोर्चे हो, शैक्षणिक मोर्चे हो, राजनीतिक मोर्चे। जब तक हम विकल्प नहीं बनाएंगे तब तक लोग विभिन्न जगह पे भटकेंगे, और फिर जिसको जैसा मिलेगा वो फिर एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। अगर कोई बंदा एक कॉमरेड बन गया तो फिर वो कॉमरेड रहेगा जीवन में। अगर आरएसएस में चला गया तो फिर वो उसी धारा में आगे बढ़ते 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 कोई न कोई चीज तक पहुंच जाएगा। एक मृग तृष्णा भी रहती है कि भाई चलो इसी बहाने हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही कुछ और जगह पे जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो जो वहां चला गया, मैं उसको ब्लेम नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि उसको वही अवसर मिला और वही मौका था, वो वहां चला गया। शायद उसे कोई और मौका मिलता। हम यहाँ क्यों हैं आज? क्योंकि हमें ये अवसर मिल गया कि हम बाबा साहब को पढ़ पाए या समझ पाए। अगर नहीं समझ पाते तो हम भी वही होते। या हो सकता है कि आज आप मेरी आलोचना कर रहे होते मैं अगर वहां होता तो कुछ न कुछ और जगह पे होता, और मैं बिल्कुल हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर के आपके खिलाफ अभी बात कर रहा होता। तो क्या वो अवसर हम दे पा रहे हैं? हम केवल इवेंट करने में लगे हुए। 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 1-2 और अशोक जयंती, बुद्ध जयंती, इवेंट करते रहने से क्या काम चलेगा? हमारे पास इंस्टीट्यूशन कहाँ है? कोई भी आइडियोलॉजी सस्टेन करती है जब उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, उसके संस्थान होते हैं। मैं कई बार देखता हूं, कई बार सोचता हूं कि हमको जिन समुदायों के खिलाफ हम बात करते हैं, उन्हीं समुदायों की धर्मशाला या गेस्ट हाउस या होटल किराए पे लेकर के उन्हीं की यहाँ बात करनी पड़ती है। हमारा हाल ये है कि हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं होने की वजह से, अच्छी जगह नहीं होने की वजह से, हम रणनीतिक बात भी सड़क पे करते हैं, माइक पर। तो हाल ये है कि रणनीतिक बात अगर आप माइक पे करेंगे तो जो बात कमरे में करनी माइक पे कर रहे हैं, और जो माइक पे करनी है उस कमरे में कर रहे हैं। तो कुल जमा क्या है कि हमें अपनी एक रोड मैप बनाने की जरूरत है मनीष जी, कि हमारा भावी समाज कहां जाएगा, उसका क्या रोड मैप है। हम अतीत जीवी लोग हैं। हम 5000 साल पहले क्या हुआ उसका बखूबी वर्णन हर कार्यक्रम में करते हैं। ये हुआ, ये हुआ। 5 साल बाद हमारा समाज कहां होगा, 50 साल बाद कहां होगा, और 500 साल बाद कहां होगा, उसकी क्या रूपरेखा। हमने कोशिश की कि हमारे सारे यूथ लीडर एक बार आए, वो कहीं हो, बसपा में हो, वामसेप में हो, यहाँ हो, वहां हो, एनजीओ में हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो। 5-10 दिन के लिए हम सारे फोन वोन फेंकें, पहाड़ों में कहीं चले जाएं, और हम ये चिंतन करें अक्रॉस द सारी बाउंड्रीज को छोड़ के, पार्टीज वार्टीज ये सब की, हम केवल इतना सोचें कि हमारा समाज आगे कहाँ हो। जब हम नहीं होंगे तब समाज कहाँ जाएगा, क्या होगा। मैं बाकी समाजों को देखता हूं, उनकी प्लानिंग है, उनके इतने बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं। आज तो सरकार है, लेकिन जैसे जैसे आपका सार्वजनिक ढांचा ढह रहा है और निजीकरण की तरफ जा रहा है, तो हमारे लोग रिटायर्ड ज्यादा हो रहे हैं, नियुक्त कम हो रहे हैं। और जिनको आपने अपने संस्थान माना, वो संस्थान जैसे जैसे निजीकृत होंगे, आपके जगह नहीं बचेगी उसमें। तो तब हमारे लिए कहां जगह? और अगर वो जगह नहीं बचेगी तो हम कब तक केवल और केवल
इस भरोसे पे जिंदा रहेंगे कि निजी क्षेत्र में हमको कुछ मिल जाएगा या इस क्षेत्र में मिल जाएगा। अब रिजर्वेशन का क्या हाल है? केवल यूं मानिए तो ईमानदारी से पूरा सार्वजनिक क्षेत्र 4% बच गया। 96% जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो निजी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां रिजर्वेशन है। तो सरकारें रिजर्वेशन बढ़ाती जा रही है, जॉब खत्म करती है। तो रिजर्वेशन बढ़ाने से क्या मिलेगा आपको जब जॉब ही नहीं? तो इसको सोचना पड़ेगा कि हमारी क्या रणनीति है, हमको कैसा, एक हमारा विजन क्या है, क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिसने जो सिरा पकड़ लिया बस उसी को, जैसे अंधों ने हाथी को कहीं से पकड़ा और संपूर्ण मान लिया, वैसा चल रहा है। जिसने 22 प्रतिज्ञा पढ़ ली वो कह रहा है 22 प्रतिज्ञा से ही सब कुछ हो। जिसको राजनीति में जाना है उसको मास्टर चाबी का ज्ञान हो गया, उसको लगता है कि बाबा साहब ने ये कहा कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, बस इस आगे न पीछे कुछ पढ़ना है। कैसे चलेगा? एक ऐसे जमाने में हम आ गए हैं जहां पर एआई का जमाना है, एक पूरा डिजिटल एरा है हमारा, काफी अपडेटेड रहता है। तो वहां हम कहाँ हैं, वहां के लिए सोचना पड़ेगा। एक नई पीढ़ी आ गई है जिसने हो सकता है कि वो छुआछूत नहीं झेली है, जो शायद दिल्ली में पैदा हुए होंगे, जिनको आईआईटी में पढ़ने का मौका मिल गया होगा या वो आईएएस अकेडमी तक चले गए होंगे। हम रोना रोते हुए काम नहीं कर सकते। अभी हमको compete करना है और उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मौका मिला। जिनको मौका मिल गया वो करें उस सारी चीज को। तो हम अपनी पीड़ा का भी व्याख्यान करेंगे, बात करेंगे, सारे लड़ाइयां भी लड़ेंगे, एट्रोसिटी की भी बात करेंगे। पर मेरा ये मानना है कि कोई एक्टिविस्ट है तो उसको रात दिन रोते नहीं रहना है, एक डेड बॉडी से दूसरी डेड बॉडी तक ही नहीं जाना है। इसी दरमियान हमें अपने समाज में लिटरेचर में क्या हो रहा है, एकेडमिया में क्या हो रहा है, या कला में क्या हो रहा है, बाकी चीजों में क्या हो रहा है, दुनिया कैसे बदल रही है, उन सब चीजों में जब तक हम नहीं घुसेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि एक समग्र दलित आंदोलन की जरूरत है। नए सिरे से उसको हमें क्या कहना चाहिए, उसको पूरी तरीके से पुनर्परिभाषित करना है और एक नया सपना भी देखना है कि हाँ हम यहाँ जाना चाहते हैं। देखिए, इस समाज में सब तरह के लोग रहेंगे। हमारे समाज में आस्तिक लोग भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम्स में पसमानदा जो लड़ रहा है वो दलित है तो वो भी रहेगा, क्रिश्चियन दलित भी होंगे, इस समाज में कबीरपंथी भी होंगे, रविदासिया भी होंगे, कुछ और भी मानने वाले होंगे, सतनामी भी होंगे, बुद्ध की शरण में जाने वाले भी होंगे और नहीं जाने वाले भी होंगे। ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि हमारा मूल धर्म तो आजीवक है या कुछ और चीजें हैं। यहाँ वामसेप भी होगी और यहाँ बसपा भी होगी, एसपा भी होगी, आरपीआई भी होगी, भारतीय रिपब्लिक पक्ष भी होगा, कांग्रेस में भी लोग जाएंगे, भाजपा में भी जाएंगे, आप में भी जाएंगे, सब तरफ लोग जाएंगे। तो एक नए सिरे का एक इकोसिस्टम हमको गढ़ना है जहां हमारा आदमी कहीं भी जाए वो पूर्णतः हमारे विचार के साथ जाए। वो भले ही कहीं है लेकिन उसकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वहां भी रहे तो वो हमारा व्यक्ति रहना चाहिए। अभी जस्ट अपोजिट हो रहा है। अभी हमारे यहां भी है तो किसी और का आदमी रह रहा है क्योंकि वो कहीं और से ट्रेंड होके आ रहा है। तो हम ऐसे क्या इदारे बना सकते हैं, ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं। तो रात दिन आप कहते रहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको जगह नहीं देगा, तो क्या ये समाज इतना गरीब है अभी भी कि वो अपना ढंग का मीडिया खड़ा नहीं कर सकता है? लेकिन आप गाली देते रहेंगे कि वो जगह नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। गाली देने से क्या चलेगा भाई? आप बना लो ना, अपना बनाइए। आप जैसे तमाम यूट्यूबर्स ने अपनी एक जगह बनाई है ना, पॉडकास्टर हो, यूट्यूबर हो या बाकी लोग हो, वेबसाइट बना के कुछ तो कर रहे हैं लोग। कई सारी बरसों से लोग छोटे छोटे अखबार मैगजीन्स निकाल रहे हैं। हमारे समाज ने उसको मदद किया क्या? कुछ पत्रकारिता के मामले में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, तो कैसे देखते हैं पत्रकारिता जगत और अम्बेडकरिज्म को? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर खुद पत्रकार रहे हैं, ठीक है ना।
और आजादी के आंदोलन के तमाम जो लोग हैं वो जर्नलिस्ट भी हैं, लीडर्स भी हैं। कोई एक नाम आप नहीं बताएंगे जिसमें जो अपनी मैगजीन नहीं निकालते थे या अखबार नहीं निकालते थे। तो हम उन्हीं से प्रेरणा लें। और मुझे लगता है कि बाद के दिनों में भी बसपा भी बड़ी बड़ी बहुजन संगठन एक बेहतरीन अखबार आता था और उसके जरिए हम जैसे लोग उसको पढ़ के भी आइडियोलॉजी में आगे बढ़े। आप मीडिया खड़ा नहीं करेंगे ना तो नैरेटिव पे आपका कब्जा नहीं होगा। देखिए, ज्ञान की राजनीति के परिक्षेत्र में घुसे बगैर आप कुछ भी कर लें, बड़े बंगले बना लें, आईएएस बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, विमर्श जिनका है, बौद्धिक विमर्श जो करते हैं, नैरेटिव जो बनाते हैं, उन जगहों पे आप नहीं है तो आप बौद्धिक रूप से गुलाम रहेंगे और सदियों तक गुलाम रहेंगे। और चूंकि हमको हजारों साल तक हमारी पहुंच अक्षरों तक भी नहीं थी, मुद्रित अक्षरों तक हम पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, और सिस्टमेटिकली हम उससे बाहर रहे, तो हम में एक लेजीनेस भी है। आप अगर क्योंकि मैं इस तरह का काम करता हूं जिसमें मुझे बहुत समुदायों के साथ काम करना पड़ता है, तो मैं ये साफ फर्क देखता हूं। अपने बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता भी मुझे कहते हैं कि आप हमसे टेंट लगवा दीजिए, हमसे स्टेज बिछवा दीजिए, हमसे ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, हम सब करने के लिए तैयार हैं, प्लीज मंच पे बोलने के लिए मत। तो मुद्रित अक्षरों बोला। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रिंटेड चीजें हैं, जो लेखनी, क्योंकि हम श्रवण की संस्कृति से आए ना, जिसमें कंठस्थ ही रहा सारा सब कुछ, लिखित चीजें नहीं थी ना। तो जो आज कहाँ है, सारा ज्ञान तो लिखित चीजों में है ना। आपका मौखिक जो ओरल ट्रेडिशन था वो तो खत्म होता जा रहा है। तो जो लिखित अक्षरों का जो प्रभाव है समाज में, मुद्रित अक्षरों का, उसका बहुत प्रभाव है। आज भी लोग अखबार पढ़ते हैं और छपी हुई चीजों पर भरोसा करते हैं। भाई क्या है, धर्म की किताबें छपी हुई किताबें ही है ना, मुद्रित अक्षर ही है, उन पे भरोसा है लोगों का। उनको मालूम है कि यही छपी है इसी प्रेस में, बावजूद इसके भी वो सोचते हैं कि आसमान से छपी होगी, आसमान से आई। तो मेरा ये मानना है कि हमें ज्ञान की राजनीति के क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहिए और उसका सबसे बेहतरीन माध्यम है मीडिया। हमारी नौजवान पीढ़ी को मीडिया के जितने भी तरीके हो सकते हैं उन तरीकों में घुसना चाहिए। कोई तरीका अप्रासंगिक नहीं होता है, न प्रिंट, न इलेक्ट्रॉनिक, न सोशल, डिजिटल, कोई भी मीडिया। जो तरीके आते हैं घुसते रहिए, जगह बनाइए, उनका इस्तेमाल कीजिए आइडियोलॉजी के लिए, सोसाइटी के भलाई के लिए। बिना मीडिया के जो दूसरा मीडिया है जिसको मेन स्ट्रीम कहते हैं, मैं उसको मनु स्ट्रीम भी कहता हूं, वो आपके लिए क्यों बोलेगा भाई? जो विज्ञापन देगा, भाई एक समाज है जो ज्ञापन देता है, एक समाज विज्ञापन देता है। ज्ञापन देने वाला समाज चाहता है कि मुझे अखबार में बड़ी जगह मिले, नहीं मिलेगी, वो उनको मिलेगी जिनके यहां से रेवेन्यू आता है। तो हमें बजाय कि किसी और चीज पर कहने के, हमें अपना बनाना चाहिए ना मीडिया। हमारे नेता बहुत बेहतरीन गाड़ियों में घूमते हैं ना, क्या हमारी पॉलिटिकल लोगों के पास पैसे की कमी है क्या? हमारे समाज में क्या आर्थिक वो नहीं आई, विकास नहीं हुआ है क्या? हजारों करोड़ का बिजनेस भी है हमारे कई लोगों को, लेकिन उनको लगता है कि ये काम गैर जरूरी का, जो अखबार छाप रहा है, प्रिंटिंग कुछ कर रहा है, किताब लिख रहा है या यूट्यूब चला रहा है, ये फालतू के काम। जो ज्ञान राज कर रहा है वो अगर आपको फालतू लगता है तो फिर आप एक लंबी गुलामी की तैयारी करें। मेरा ये मानना है कि आप लेखन, प्रकाशन और ये जितना भी नॉलेज बेस्ड काम है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा नहीं आएंगे, नहीं घुसेंगे तो काम नहीं चलेगा। मिडिल क्लास के घरों में भी देखा जाए तो उनका सालाना कह लो या फिर मंथली जो है अखबारों को जाता है एक हिस्सा, तो वो उसका कुछ नहीं कर रहे हैं तो बिछाने के काम में आ रहा है, सब्जी काटने के काम में आ रहा है, पकौड़ों के लिए काम आ रहा है।
तो ये काम है, लेकिन वो अपनी एक सैलरी का हिस्सा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि हमको जो सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा जो है मीडिया में देना चाहिए अपने लोगों को। निश्चित रूप से देना चाहिए, नहीं तो आप क्या देखेंगे, घरों में दूसरों के अखबार ला करके उन अखबारों को काट के या तो आप बंधनवार सजाते हैं उस पे, आप मजदूर हैं तो कटोरियां उल्टी पे उल्टी कटोरियां रखते जाते हैं या उल्टी गिलासें रखते हैं, और आप पढ़े लिखे हैं, आप इवन ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, तब आपकी घर की बैठक में कटोरियां तो नहीं दिखती है, लेकिन वहां पर आपको जो मेडल्स मिलते हैं, सील्ड्स मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, वो आप वहां लाके सजाते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, और दूसरे कम्युनिटी के बीच में भी मैं जाता हूँ, वहां मैं देखता हूँ कि उनकी बैठक में हजारों किताबें होती हैं। लोग परिचय देते हुए कहते हैं कि ये किताब मेरी नानी की है, ये मेरी दादी की है, ये मेरे पिता की किताबें हैं। उनके घरों में 200 साल की किताबों का इतिहास है। तो हमारी बैठकों में ये चमकीली धातुएं हैं और उनकी बैठकों में ज्ञान का भंडार है। इससे फर्क समझिए। चमकीली धातु का युग पाषाण युग के ठीक बाद का था। फिर मानव सभ्यता आगे बढ़ी और वो ज्ञान तक पहुंची। अगर हमारा मजदूर से लगा करके और मिडिल क्लास जो हमारे भीतर का है वो अभी भी चमकीली धातुओं पर अटका हुआ है, तो ये गंभीर बात है। हमें इनसे निकल करके वहां पहुंचना है। आप सोना खरीद रहे हैं, अभी भी चांदी खरीद रहे हैं। अरे भाई, सोना चांदी युवांदी ये कुछ भी नहीं, क्रिप्टो आ गया भाई। पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया, तुम्हारी चांदी सोना कहीं पड़ा रह जाएगा। सरकार एक दिन एक ऐसा कानून बनाएगी कि घर में आपको 1 ग्राम सोना रखना है, बाकी जितना भी ये ले जाएगी वो। जैसे आप नोट नकद नहीं रख सकते। तो अंततः आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये पूरी धारा है जिसने सदैव इस बात को किया। आप 5000 साल की धारा में अगर प्रतिरोध की पूरी धारा देखेंगे, चारवाक से लगा करके मान्यवर तक की, उसमें सदैव इस पर बात हुई है। कबीर ने बात की है, रविदास ने बात की है। बाबा साहब का खुद का जीवन ज्ञान लेने और ज्ञान को देने में रहा, और अंतिम रात तक वो लिखते लिखते। तो मुझे लगता है कि हमारे पास किसी और से प्रेरणा लेने की क्या जरूरत है। जो हमारे आदर्श हैं और जिनको हम जिंदगी का अपना मार्गदाता और मुक्तिदाता मानते हैं, वही सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और मैं इस बात से सहमति रखता हूं कि हमको मीडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए और संस्थान बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम सबको मिलकर के हमारा समाज आगे कहाँ जा सकता है, कैसे जाएगा, उसका रोड मैप बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए साथ आना चाहिए। ये मेरी सोच है। कुछ किताबें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप चाहते हैं कि ऑडियंस को ये पढ़ना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए, तो नाम सजेस्ट कर सकते हैं आप? देखिए, बहुत सारी किताबें हमारे लोग लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हर हमारे व्यक्ति के घर में जाति का विनाश बाबा साहब की किताब होनी चाहिए। उससे बेहतरीन सोशल साइंस की या जाति की समझ वाली कोई किताब आज दिन तक नहीं आई, तो वो पढ़े। दलित लेखकों की जो आत्मकथाएं आई, चाहे वो जूठन है, चाहे मुर्दैया है, इन तमाम किताबों को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हमारी नौजवान पीढ़ी के बहुत लोगों ने अभी अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें लिखी है, भाई सूरज हेगड़े से लगा करके और यासिका दत्त, तमाम लोगों ने अच्छा लिखा है, अच्छा लिख रहे हैं। आप इनको पढ़िए। दक्षिण भारत का सिनेमा है, वो बहुत अच्छी फिल्में बना रहा है, उसको पढ़िए। कई सारी बहुत अच्छी वेब सीरीज आ रही हैं जिनको आपको देखना चाहिए। बहुत लोग सोशल मीडिया पर निरंतर लिख रहे हैं, एक्स पर लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं। बहुत लोग पॉडकास्टिंग के जरिए समाज को जगाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, भाई मनीष जी से लगा करके तमाम, सुखदास जी से लगा के सुमित चौहान और मुकनायक, तमाम लोग, मैं शायद नाम भूल जाऊंगा कईयों का, अनुराग और सब लोग। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और जिस गुणवत्तापूर्ण तरीके से मेहनत करके ये साथी जो काम कर रहे हैं, इसको जहाँ हम मदद दे सकते हैं हमको
करनी चाहिए। बाकी जो भी साथी जहां भी आवाज उठा रहे हैं, जो भी संगठन के जरिए काम कर रहे हैं या पॉलिटिकल मंच बना के काम कर रहे हैं, वो सबका हमारे लिए बहुत आदर है। लेकिन एक नई तरह का हम एक आंदोलन और अपना समाज बना सकें, क्योंकि बहुत चुनौतियां हैं और इस चुनौतीपूर्ण समय में हमें अपनी सोसाइटी का संरक्षण करते हुए उसको आगे ले जाना है। तो कैसे संविधान भी बचे, लोकतंत्र भी बचे, हमारे सारे संस्थान बचे और हमारा समाज बचे और बचते हुए आगे बढ़े, उसके लिए जो भी रणनीति बनानी है, मुझे लगता है कि हमारे तमाम मतभेद होने के बावजूद भी हमको एक होकर के करना चाहिए और हमको एक बड़ी नेटवर्किंग बाकी लोगों के साथ भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी जो लड़ाई है वो केवल दलित अधिकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों की लड़ाई है। और जितनी भी उत्पीड़ित अस्मिताएं हैं देश में, दुनिया में, उन सब के साथ मिल करके हमको नया देश भी और नया दुनिया भी बनाने के काम में लगना चाहिए। और हमारा भी ऐसा ही छोटा सा प्रयास है जो हम करते हैं। धन्यवाद। जय भीम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने Thank अपना you. टाइम दिया इतना सारा, तो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।